मैं अहमदास पलांगी सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का छठवां इकाई, और ये छठवां इकाई है वो तत्वों का निष्कर्षण जो है हम लोग देख रहे थे। और इसमें हम लोग लगभग बहुत सारा टॉपिक है, लगभग हम लेसन क्या कर चुके हैं, लगभग कंप्लीट हो ही गए समझो। कुछ जो टॉपिक है जहाँ से आपको क्वेश्चन थोड़ा बहुत क्या हो सकता है, बन सकता है, वो हम लोग आज क्या करते हैं, देखते हैं। इससे पहले वाला जो क्लास था उसमें हमने फफोलेदार तांबा क्या है ना, प्रगलन क्या है, भर्जन क्या है, ये सब चीज़ देखे थे जहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ उसका शोधन विद्युत अपघटन विधि के द्वारा, उसके अलावा लकड़ी के जो हरे लकड़ी के छड़ है उनके द्वारा किया जाता है, वो हम लोग पढ़े थे। आज हम थोड़ा सा आयरन के बारे में पढ़ते हैं। जस्ता के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किया गया है तो इसलिए हम लोग उसको नहीं पढ़ रहे हैं। हम क्या करते हैं, अभी आयरन का जो सामान्य परिचय है वो हम थोड़ा सा देखते हैं। वैसे आयरन जो होता है इसको लोहा भी कहा जाता है, और जो आयरन होता है उस आयरन को हम लोग संकेत के तौर पर Fe से दर्शाते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक 26 होता है और परमाणु भार होता है वो 56 होता है। लगभग हमारा 55.85 होता है, मतलब 56 ही लिखते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, इसका संकेत, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार होता है। अगर हम इसका जो है संयोजकता की बात करें या ऑक्सीडेशन नंबर की अगर हम बात करें तो ऑक्सीकरण संख्या ये दो प्रकार का क्या करता है, ये भी कापर के जैसा ऑक्सीकरण अवस्था क्या करता है, हमारा दर्शाता है। और वो ऑक्सीकरण अवस्था कौन कौन सा होता है, तो ये +2 दिखाता है और आपका +3 दिखाता है। तो ये दो प्रकार की संयोजकता शो करता है। अगर वो संयोजकता अगर क्या करें, दो संयोजकता को प्रदर्शित करें तो सफिक्स यस लगाते हैं, अस लगाते हैं, और अगर संयोजकता 3 करें तो उसमें ईक लगाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम क्या करते हैं, FeCl2 करते हैं तो यहाँ पर दो संयोजकता शो कर रहा है, इसलिए हम लोग सफिक्स क्या लगाते हैं, अस लगाते हैं, इसलिए इसको फेरस लिखते हैं। और अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 संयोजकता शो करते हैं तो यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, इक सफिक्स लगाते हैं, तो इसको फेरिक लिखते हैं। तो ये दो प्रकार के ऑक्सीकरण अवस्था को क्या करता है, शो करता है। तो ये तो हो गया हमारा आयरन का कुछ जानकारी। सामान्य परिचय की बात करें तो हमारे जो भारत है, इंडिया है, यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छा है ना प्रकार का क्या होता है, यहाँ से लोहा प्राप्त होता है। 200 वर्ष से पुराना यहाँ पर ये चलता आ रहा है कि हमारे जो भारत होता है उसमें जो भी लोहा बनता है वो लोहा बहुत ही क्या होता है, हमारा अच्छा होता है। ठीक है, और इसका उदाहरण जो आपका कुतुब मीनार जो है ना, कुतुब मीनार बोल सकते हैं, ये जो कुतुब मीनार होता है ये उसका उदाहरण है, जो अभी तक क्या हुआ है, उसी अवस्था में क्या हुआ है, टिका हुआ है। तो इसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि हमारे भारत में जो लोहा होता है वो बहुत ही अच्छे है ना तरीक़ा से बनता है, या अच्छे लोहा बनाया जाता है। उसकी अगर उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा जो ये आयरन होता है, ये आयरन डी ब्लॉक का तत्व होता है। भाई कौन सा ब्लॉक का तत्व है, हमारा डी ब्लॉक का तत्व है। ये आप जानते हैं कि जो आयरन है ये आयरन हमारा डी ब्लॉक का तत्व है, जिसे हम क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, संक्रमण तत्व भी इसको कहते हैं, संक्रमण तत्व कहा जाता है। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, तो इसे संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका कुछ क्या है, परिचय है। और ये जो हमारे क्या होते हैं, जो संक्रमण तत्व जो अर्थात जो आयरन है, ये आयरन प्रकृति में अगर देखें तो ये मुक्त अवस्था में बहुत कम पाया जाता है, नहीं के बराबर क्या होता है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है। लेकिन अगर हम किसकी बात करें, संयुक्त अवस्था की बात करें तो संयुक्त अवस्था में आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे प्रकृति में अयस्क के रूप में पाया जाता है। क्योंकि आयरन की बात करें तो आयरन बहुत क्या होता है, ज़्यादा क्रियाशील होता है, इसलिए वो मुक्त अवस्था में नहीं देखने को मिलता। लेकिन शुद्ध अवस्था अगर संयुक्त अवस्था में बात करें तो संयुक्त अवस्था में कुछ कुछ रूपों में क्या होता है, पाया जाता है। जैसे ऑक्साइड के रूप में क्या होता है, हमारा पाया जाता है। जैसे इसका नाम दिया गया है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये दिया गया है। जैसे लाल हेमेटाइट है, हेमेटाइट का फार्मूला क्या होता है, Fe2O3, ये हमारा क्या होता है, हेमेटाइट होता है। मैग्नेटाइट की बात करें तो ये हमारा क्या होता है, Fe3O4 होता है। तो इस रूप में क्या होता है, हमारा ये जो आयरन है वो पाया जाता है। उसी प्रकार हाइड्रेट ऑक्साइड, लाइमोनाइट, इस रूप में आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके अलावा कार्बोनेट की बात करें तो कार्बोनेट में सीडेराइट होता है, जिसका फार्मूला क्या होता है, आयरन कार्बोनेट होता है, उसको सीडेराइट बोलते हैं। अगर सल्फाइड के रूप में देखें तो आयरन पायराइड होता है,
H2 होता है, इस रूप में पाया जाता है। एक कॉपर पैराइट जब इससे पहला पढ़े हैं, इसमें भी आयरन पाया जाता है, इस रूप में देखने को मिलता है। एक आर्सेनिक पैराइड होता है जिसका फार्मूला FeAsS होता है, तो इस रूप में भी आपका आयरन क्या होता है, पाया जाता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि आयरन के बहुत सारे क्या है, हमारे अयस्क जो है पाए जाते हैं, जहाँ से आपको आयरन को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो ये ज़्यादातर अयस्क के रूप में पाए जाते हैं, है ना। और ज़्यादातर हम लोग जो है आयरन जो है यहाँ पर मैग्नेटाइट से और हेमेटाइट से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो ये हो गया आपका आयरन। और आयरन किस किस रूप में पाया जाता है, किस अयस्क में पाया जाता है, उसका नाम क्या है, वो हमने थोड़ा सा क्या कर लिया, देख लिया। कभी कभी तो यही क्वेश्चन आपको क्या कर देता है, पूछ देता है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। अब आगे आपका दिया है आयरन का निष्कर्षण। किसका निष्कर्षण, आपका आयरन का क्या होता है, निष्कर्षण। आयरन का निष्कर्षण की बात करें तो जो आयरन होता है, निष्कर्षण मतलब क्या होता है भाई, आयरन को उनके अयस्कों से शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, आपका निष्कर्षण कहलाता है। क्योंकि इससे पहले हम लोग देखे थे वो कॉपर का निष्कर्षण था, तो हमने कॉपर प्राप्त किया था। यहाँ पर क्या होता है, आयरन का निष्कर्षण होता है। मतलब जैसे मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, वहाँ से आयरन को प्राप्त करना आपका क्या कहलाता है, आयरन का निष्कर्षण कहलाता है। और आयरन का निष्कर्षण भी इससे पहले वाला जो क्लास में हम जो कॉपर का निष्कर्षण पढ़े थे उसी के समान ही होता है, बट थोड़ा सा कुछ चीज़ क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। लगभग देखा जाए तो प्रोसेस वही होता है। तो यहाँ पर आयरन का जो निष्कर्षण होता है, उस निष्कर्षण के आपके बुक में बहुत सारा वैसे विधियाँ दिया गया है, ठीक है। उस विधियों को हम लोग देखने वाले हैं, थोड़ा बात करने वाले हैं, सभी विधि को तो नहीं, लेकिन हम कुछ थोड़ा सा जानकारी देखने वाले हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ढलवा लोहा का या आयरन का जो है 3 रूपों में पाया जाता है। आयरन हमारे प्रकृति में कितने रूप में पाया जाता है, 3 रूपों में पाया जाता है, वो आपका बताया गया है ना। तो उसको हमको देखना है। जैसे ये ढलवा लोहा के रूप में पाया जाता है। ढलवा लोहा क्या होता है, लोहा ही है, बट ये जो लोहा होता है उस लोहा में कार्बन की मात्रा के आधार पर हम क्या करते हैं, उन लोहा को क्या करते हैं, कई भागों में बांटते हैं। कार्बन की मात्रा मतलब उसमें कार्बन की मात्रा कितना है, तो कार्बन की मात्रा के आधार पर ये जो है ना, कार्बन की उपस्थिति के आधार पर, कार्बन की उपस्थिति के आधार पर हम देखें तो यहाँ पर जो क्या होता है, जो आयरन होता है उसको कई भागों में क्या करते हैं, बांटते हैं। जिसमें पहला भाग क्या है, ढलवा लोहा। और ढलवा लोहा का भी सूत्र Fe होता है। पीटवा लोहा का भी सूत्र क्या होता है, पीटवा है ना, ये पीटवा लोहा का भी सूत्र क्या होता है, Fe होता है। और इस्पात का सूत्र भी क्या होता है, आपका F ही होता है। ये तीनों प्रकार उनमें उपस्थित कार्बन की मात्रा के आधार पर बांटा जाता है। जैसे ढलवा लोहा की बात करें तो इनमें आपका जो क्या बोलते हैं, कार्बन की मात्रा 2.2 से लेकर के आपका 4.5% क्या होता है, पाया जाता है। मतलब 100% में से है ना 2.2 से लेकर के 4.5% क्या पाया जाता है, हमारा ढलवा लोहा में क्या होता है, आपका कार्बन की मात्रा होता है। पीटवा लोहा की बात करें तो इसमें जो कार्बन की मात्रा होता है वो कम होता है, 0.10 से लेकर के 0.25 के बीच क्या होता है, इनमें कार्बन की मात्रा देखने को मिलता है। और अगर इस्पात की बात करें तो ये 0.25 से लेकर के 2.0% क्या होता है, कार्बन रहता है। और इस कार्बन के आधार पर इसका जो टिकाऊपन है, मजबूती है, वो डिपेंड करता है। इसलिए सबसे बेस्ट अगर हम लोहा की बात करते हैं तो कौन सा लोहा होता है, ढलवा लोहा होता है। तो इस तरीक़ा से लोहा पर उपस्थित जो कार्बन की मात्रा है, इसके आधार पर इसको 3 भागों में क्या करते हैं, बांट के पढ़ाई करते हैं, ढलवा, पीटवा और इस्पात। तो कभी कभी इसको पूछ देता है, तो इसको आपको ध्यान में क्या करना है, रखना है, बताना है। उसके अलावा भी हम बात कर रहे हैं आयरन का निष्कर्षण। तो जो आयरन का निष्कर्षण होता है वो कॉपर के निष्कर्षण के भांति ये कई पदों में क्या होता है, आपका पूर्ण होता है। जैसे पहला होता है हमारा अयस्कों का सांद्रण, ठीक है, अयस्कों का सांद्रण। तो हमारा जो क्या होता है, शोधन निष्कर्षण का जो प्रक्रिया होता है वो कई भागों में क्या होता है, पूर्ण होता है। तो आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं, वैसे तो हम पढ़ चुके हैं। तो आयरन का निष्कर्षण, आयरन का क्या है, हमारा निष्कर्षण कई पदों में क्या होता है, पूर्ण होता है। कई पदों में क्या होता है भाई, ये पूर्ण होता है। पहले जैसा है ना। तो पहला हम लोग लिख सकते हैं जैसे अयस्क का सांद्रण या आयरन का सांद्रण बोल सकते हैं यहाँ पर। तो आयरन का सांद्रण या आयरन के अयस्कों का सांद्रण, ठीक है। तो अयस्क का सांद्रण, अयस्क का
सांद्रण। तो पहले भी हम लोग क्या लिखे थे भाई, अयस्क का ही सांद्रण लिखे थे। तो इसमें भी क्या होता है, पहला पॉइंट अयस्क का सांद्रण होता है। और अयस्क का जो सांद्रण होता है, इससे पहले में हम लोग झाग उत्प्लावन विधि का प्रयोग किए थे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सांद्रण के लिए विद्युत चुंबकीय या चुंबकीय पृथक्करण का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। किसका करते हैं भाई हम लोग, चुंबकीय पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। और चुंबकीय पृथक्करण क्या है आप पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है आपका, इस प्रकार से दो रोलर होता है, जिसमें क्या होता है इस प्रकार से पट्टा क्या करता रहता है, घूमते रहता है। ऊपरी सिरा से हम क्या करते हैं, जो भी हेमेटाइट का जो क्या होता है अयस्क होता है, उसको हम क्या करते हैं, हॉपर से डालते हैं, जिसमें एक हमारा जो रोलर होता है वो चुंबका वाला होता है। इस प्रकार से रोलर में जो क्या होता है, हमारा जो पट्टा होता है जब घूमते रहता है, तो यहाँ पर चुंबक वाला जो पदार्थ है उसको ये वाला जो क्या होता है, रोलर होता है, वो अपनी ओर आकर्षित करता है। इसलिए यहाँ पर दो ढेर क्या होता है आपका बनता है, और इस प्रकार से अशुद्धियाँ अलग और शुद्ध पदार्थ अलग हो जाता है। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अयस्कों का जो सांद्रण होता है, खास करके जो आयरन का अयस्क होता है, उसका जो सांद्रण होता है वो चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा किया जाता है। निक्षालन विधि का भी हम क्या कर सकते हैं, उसमें उपयोग कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। उसके अलावा उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, आपका दूसरा जैसे भर्जन देखे थे, तो इसमें भी हम भर्जन करा सकते हैं। भर्जन वही आपका जो परावर्तनी भट्ठी होता है उसके द्वारा किया जाता है, जिसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। उसके अलावा इसमें हम लोग जो है प्रगलन की बात करते हैं। प्रगलन पहले भी पढ़े थे, प्रगलन यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, बात करते हैं। तो जो प्रगलन होता है, क्या होता है हमारा प्रगलन जो होता है, आप जानते हैं प्रगलन की जो प्रक्रिया होता है वो हमारा क्या होता है, एक भट्ठी जिसका नाम क्या होता है आपका वात्य भट्ठी होता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं भाई। तो प्रगलन किस में होता है आपका, वात्य भट्ठी में होता है। जो आपका ये जो है इस्पात का बना एक क्या होता है हमारा यंत्र होता है, जो लगभग आपका 100 फीट क्या होता है हमारा लंबा, और लगभग हम जो है 15 से 28 फीट क्या होता है चौड़ा होता है। ये अग्निशा ईंटों का क्या होता है आपका बना होता है। इसके ऊपरी सिरे पर क्या होता है, एक हॉपर चार्जर होता है, जहाँ से अयस्क के मिश्रण को क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। नीचे क्या होता है, दो अलग से द्वार होता है। ये नीचे क्या होता है हमारा, इसमें अलग से द्वार होता है। एक में आपका धातु मल को, और एक में हम लोग क्या करते हैं, कच्चा जो लोहा होता है वो क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है। ये जो भट्ठी होता है 3 भागों में बटा होता है, पहले बता चुका हूँ। ऊपरी भट्ठी का ऊपरी सिरा जो है कम ताप पर होता है 200 डिग्री, बीच वाला होता है 600-1000 डिग्री, और सबसे नीचे होता है आपका लगभग 1500 से ऊपर डिग्री का होता है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो लोहा का जो क्या होता है अयस्क होता है, सांद्रित अयस्क होता है, भर्जित अयस्क होता है, उस अयस्क को हम क्या करते हैं, यहाँ हॉपर से क्या करते हैं, इस बोल सकते हैं आपका ये जो परावर्तनी भट्ठी होता है उसमें हम क्या करते हैं, मिलाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, वो जो हमारा यहाँ से जो अयस्क मिलाते हैं, उस अयस्क को अकेला ना मिला के उसमें चूना पत्थर और साथ में क्या मिलाते हैं, कोक मिला देते हैं। और उन दोनों को हम क्या करते हैं, मिलाने के पश्चात, है ना, किसको किसको, ये हमारा जो आयरन का जो क्या है अयस्क है उसको, है ना, उसके बाद चूना पत्थर मिलाते हैं जिसका फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और साथ में कोक मिला देते हैं, और तीनों को मिला करके परावर्तनी भट्ठी के ऊपरी सिरे से क्या करते हैं, उस पर आपका प्रवाहित करते हैं, डाल देते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, परावर्तनी भट्टी में हम जो मिक्सचर होता है उसको क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, है ना, उससे क्या करता है, और उधर नीचे से हम क्या करते हैं, उसको ईंधन के द्वारा इसको गर्म करते हैं। तो गर्म करते हैं तो क्या होता है, जो भी पदार्थ जो इसके अंदर हम क्या किए हैं, प्रवाहित किए हैं या डाले हैं, उनमें क्या होता है, प्रक्रिया देखने को मिलता है। प्रक्रिया के फलस्वरूप ये जो हमारा क्या होता है, जो कार्बन होता है, कोक होता है, वो क्या होता है, जलता है, और जल के क्या बनाता है हमारा, ये हमारा जो कोक है, कोक क्या करता है हमारा, जल जाता है, और जल करके आपका क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या करता है, निर्माण करता है। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है फिर जो है दूसरे के साथ, अयस्क के साथ, चूना पत्थर के साथ क्रिया करके क्या करता है, बहुत सारे उत्पाद का निर्माण करता है। जैसे यहाँ पर दिया है आपका Fe2O3 होता है, उसके साथ क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिया करता है, और इसको क्या बदल देता है, Fe3O4 में क्या होता है, कन्वर्ट कर देता है।
साथ में आपका क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाता है। अब क्या करता है ये जो बना हुआ क्या होता है Fe3O4 होता है, उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड पुनः क्रिया करता है, Fe3O4 को क्या करता है आपका, चलो उसको मैं इधर समझाता हूँ उसी चीज़ को जो दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड बना है वो क्या करता है, उसके में जो अयस्क होता है मतलब Fe2O3 जो होता है, क्या होता है हमारा Fe2O3 होता है, जिसको हम लोग हेमेटाइट बोलते हैं। इसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है आपका क्रिया करता है, क्या करता है भाई हमारा क्रिया करता है, और क्रिया करने के पश्चात क्या क्या बनाता है, इसको कन्वर्ट कर देता है Fe3O4 जिसको मैग्नेटाइट बोलते हैं, और साथ में क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से बाहर निकल जाता है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3 लगाते हैं और यहाँ पर 2 लगाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है आपका Fe3O4 बना है, उसके साथ पुनः कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है क्रिया करता है, और इसको जो है क्या करता है आपका 3FeO में कन्वर्ट कर देता है। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से क्या हो जाता है आपका रिलीज हो जाता है। अब वहाँ पर क्या होता है हमारा कैल्शियम जो कार्बोनेट मिलाए हैं, ये देखो चूना पत्थर को कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये भी हमारा गर्म होके क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है बाहर निकल जाता है और कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वह इसमें क्या होता है उपस्थित जो क्या होता है जो आपका रेत होता है या रेत हम उसके साथ मिलाए रहते हैं, इस रेत के साथ क्या करता है ये क्रिया करता है, और ये कैल्शियम सिलिकेट अर्थात धातु मल होता है, ये धातु मल के रूप में क्या हो जाता है आपका अलग हो जाता है। धातु मल को यहाँ पर क्या कर लिया जाता है अलग से प्राप्त कर लिया जाता है या प्राप्त कर लेते हैं। अब धातु मल को जैसे हम क्या करते हैं अलग से प्राप्त करते हैं, उसके बाद ये हमारा क्या होता है जो आयरन ऑक्साइड होता है, ये आयरन ऑक्साइड पुनः क्या करता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ देखो क्रिया कर लेता है। यहाँ से क्रिया करता है तो क्या बन जाता है यहाँ पर आयरन हो जाता है, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है बाहर निकल जाता है। उसी प्रकार कार्बन जो है जिसके साथ क्रिया करके ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में क्या हो जाता है बाहर निकल जाता है, और इस तरीक़ा से हमको क्या हो जाता है आयरन की क्या हो जाती है प्राप्ति हो जाती है, जहाँ से ये कच्चा आयरन के रूप में कच्चा लोहा के रूप में क्या कर लिया जाता है प्राप्त कर लिया जाता है। यही आपका क्या होता है प्रगलन होता है। तो प्रगलन आता है तो इस सूत्र को लिखने की क्या होता है भाई आवश्यक होता है। फिलहाल तो अभी तक इस क्वेश्चन को नहीं पूछा है, अगर आ जाता है तो यही वाला चित्र बना के आपको इतना आपको क्या करना है सूत्र को यहाँ पर डील करना है। यही आपका प्रगलन है और कुछ नहीं है, और इस तरीक़ा से हमको लोहा क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। तो फिलहाल इसमें इतना ही है और कुछ नहीं है। थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं आगे जो है वो है हमारा आयरन के प्रकार। तो इसको तो हम लोग देख ही चुके, आयरन जो है कितने प्रकार में बांटा गया है भाई हमारा 3 प्रकार में बांटा गया है, जिसको हम लोग जस्ट देखे हैं। एक होता है हमारा कौन सा लोहा, ढलवा लोहा, एक होता है पीटवा लोहा, और एक होता है इस्पात। तो ये हो गया हमारा ढलवा लोहा। उसके बाद क्या होता है हमारा पीटवा लोहा, और एक क्या होता है हमारा इस्पात। तो ये 3 प्रकार का होता है, ढलवा, पीटवा और क्या होता है हमारा इस्पात। तो 3 प्रकार का लोहा होता है, और ये तीनों प्रकार का जो लोहा होता है ये लोहा उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा के आधार पर क्या किया जाता है बांटा जाता है। और सबसे अगर उपयोगी अगर हम बात करें तो सबसे उपयोगी हमारा कौन होता है, हमारा ढलवा लोहा होता है, जिसका उपयोग ज़्यादातर जो रेलवे हमारा जो काम है उसमें क्या किया जाता है उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं क्रोमेटोग्राफी के बारे में। वर्ण लेखन विधि बोलते हैं, आपकी बुक में दिया गया है हमारा वर्ण लेखन विधि, है ना, ये हमारा दिया गया है क्रोमेटोग्राफी विधि। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम लोग क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो इसको भी आपको क्वेश्चन किया गया है। थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, ग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, तो रियल में जो क्रोमेटोग्राफी होता है वो विभिन्न प्रकार के जो क्या होते हैं जो पदार्थ होते हैं उसके अवशोषण के आधार पर क्या होता है बेस्ड रहता है ना, या बेस होता है। इसमें क्या होता है कुछ विभिन्न प्रभागों या कोई पदार्थ होता है जो आपका अवशोषक के भांति क्या करता है व्यवहार करता है। तो उस अवशोषक पदार्थ में जब क्या किया जाता है, जिस पदार्थ का पृथक्करण करना रहता है उस पदार्थ को लिक्विड अवस्था में या तो गैसीय अवस्था में क्या कर दिया जाता है, उस पदार्थ के अंदर क्या कर दिया जाता है, या जो अधिशोषक पदार्थ होता है उसके अंदर आपका जो है क्या कर दिया जाता है, जब ऊपर से गिराया जाता है तो उस अधिशोषक पदार्थ के अंदर जो भी क्या होता है पदार्थ होता है
है उनमें ये गुण होता है कि अलग अलग प्रकार का पदार्थ अलग अलग प्रकार के पदार्थों को क्या करता है, अवशोषित करता है, अधिशोषित करता है, जिससे उसमें अलग अलग क्या हो जाता है, आपका अलग अलग जगह उसका क्या होता है, आपको अधिशोषण हो जाता है। बाद में जो अधिशोषण हुआ है उसको निश्चित विलायक का उपयोग करके क्या कर लिया जाता है, अलग अलग प्राप्त कर लिया जाता है। मेरा बात थोड़ा सा समझो, मैं कहने का वाला हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है आपका, ये जैसे हमारा क्या होता है, ये हमारा जो क्रोमेटोग्राफी होता है उस क्रोमेटोग्राफी में एक निश्चित क्या होता है, पदार्थ होता है। उस पदार्थ को हम क्या करते हैं, यहाँ पर किसी पात्र में क्या करते हैं, भर देते हैं, या तो कागज के रूप में हो सकता है। तो क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, एक निश्चित पदार्थ जिसे हम अधिशोषक कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अधिशोषक कहते हैं, ये पाया जाता है। और इस अधिशोषक में अलग अलग पदार्थों को, है ना, अलग अलग प्रकार से अधिशोषित करने की क्षमता होता है। अब जिस पदार्थ का हमको क्या करना रहता है, पृथक्करण करना रहता है, उसको हम लोग द्रव अवस्था में या तो हम उसको जो है गैस अवस्था में क्या करते हैं, उसको लेते हैं, खास करके द्रव अवस्था में लेते हैं। और द्रव अवस्था में लेने के पश्चात उस पदार्थ अर्थात जो अधिशोषक पदार्थ होता है उसके ऊपरी सिरे पर, अगर इसमें लिए हैं तो ऊपरी सिरे पर या तो कागज होता है उस पर हम क्या करते हैं, उसको टपका देते हैं द्रव को। तो जैसे ये द्रव आता है, ये जो अधिशोषक पदार्थ होता है जिसमें कई पदार्थ क्या होता है, पाया जाता है, ये पदार्थ उसको क्या करता है, अलग अलग रूप से क्या करता है, अधिशोषित करता है। जैसे कुछ पदार्थ यहाँ पर अधिशोषित हो गया, कुछ पदार्थ यहाँ पर अधिशोषित हो गया, कुछ पदार्थ यहाँ पर क्या हो जाता है, अधिशोषित हो जाता है। इस प्रकार से अलग अलग जगह पर अलग अलग पदार्थों का क्या कर लेता है, अधिशोषक द्वारा अधिशोषण कर लिया जाता है। अब इनका अलग अलग आपको क्या दिखते रहता है, लेयर इस प्रकार से दिखते रहता है। अब हम क्या करते हैं, एक निश्चित विलायक का क्या करते जाते हैं, उपयोग करते जाते हैं। मान लो ये नीचे वाला जो हमारा क्या होता है, जो अधिशोषक जिस पदार्थों को अधिशोषित किया है वो एक निश्चित विलायक में घुलता है। तो पहले उस विलायक को क्या करते हैं, हम लोग ऊपर से क्या करते हैं, मिलाते हैं, जिसमें ये दोनों पदार्थ नहीं घुलता है, लेकिन ये नीचे वाला पदार्थ क्या हो जाता है, घुल जाता है, जिसको हम अलग से क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। और अलग से प्राप्त करने के बाद क्या करते हैं, उसको पृथक कर लेते हैं। दूसरा क्या होता है, यहाँ पर जो पदार्थ होता है वो एक निश्चित विलायक में क्या करता है, घुलता है, उनमें उस विलायक का प्रयोग करते हैं, फिर इस पदार्थ को क्या कर लेते हैं, पृथक कर लेते हैं। और इस प्रकार से जो भी पदार्थ उस अधिशोषक में अलग अलग अधिशोषित हुआ है वो क्या कर लिया जाता है, अलग अलग प्राप्त कर लिया जाता है। तो यही आपका क्या कहलाता है, क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। क्रोमेटोग्राफी वैसे दो प्रकार का होता है, एक हमारा कागज क्रोमेटोग्राफी होता है जो आपको बायोलैब में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। नहीं तो कुछ प्रकार का ये हमारा एक अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी होता है, जिसमें क्या किया जाता है, कुछ निश्चित प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उस पदार्थ को इस प्रकार से कांच की एक नली में क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है। जैसे आपको दिख रहा हुआ है, इस प्रकार से एक निश्चित आकार के कांच नली में भर देते हैं, जिसमें खास करके हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ऐसे कुछ पदार्थ होता है जो कि अधिशोषक के जैसा व्यवहार करता है, उसको हम क्या कर देते हैं, इस प्रकार से किसी कांच की नली में क्या कर देते हैं, भर देते हैं। और जिस पदार्थ का अधिशोषण करना होता है उस पदार्थ को द्रव अवस्था में या लिक्विड अवस्था में इस पदार्थ के ऊपर क्या करते हैं, जो है गिराते हैं। तो ये जो पदार्थ होता है उस द्रव में उपस्थित जो भी पदार्थ होता है उसको अलग अलग क्या करता है, अधिशोषित करता है। तो ये जैसे अलग भाग दिख रहा है, ये अलग भाग दिख रहा है, ये अलग भाग दिख रहा है, तो उस अधिशोषक जो पदार्थ होता है उसमें ये क्षमता होता है कि उसमें अधिशोषित होने वाले पदार्थों को क्या करता है, वो अलग अलग क्या बना देता है, लेयर बना लेता है। इस प्रकार से अलग अलग लेयर के रूप में आपको क्या होता है, दिखाई देता है। अब हम क्या करते हैं, उस लेयर में दिखने वाला जो भी पदार्थ होता है उस पदार्थ के लिए उपयुक्त विलायक हम लोग क्या करते हैं, चूज़ करते हैं, और उन विलायकों का उपयोग करके उन पदार्थों को अलग अलग क्या कर लेते हैं, हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। तो यही आपका क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। तो प्योर थ्योरी है, ज़्यादा इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीक़े से क्रोमेटोग्राफी को क्या करते हैं, हम लोग बताते हैं। तो बोल सकते हैं क्रोमेटोग्राफी एक पुरानी आधुनिक विधि है, जिस विधि के द्वारा कुछ पदार्थों को क्या किया जाता है, पृथक्करण किया जाता है। ये जो हमारा विधि होता है वो अधिशोषक के आधार पर बेस्ड रहता है। इसमें कुछ पदार्थ होता है जिनमें ये क्षमता होता है या इस प्रकार की क्षमता होता है कि उसमें अधिशोषित होने वाले पदार्थों को अलग अलग क्या करता है, अधिशोषण करता है। इसके लिए क्या किया जाता है, जो भी
जिस पदार्थ का अधिशोषण कराना रहता है उस पदार्थ को लिक्विड अवस्था में ले करके क्या किया जाता है, अधिशोषक पर क्या किया जाता है, उसको प्रवाहित किया जाता है, जिससे अधिशोषक क्या करता है, उसको अलग अलग स्थिति पर क्या करता है, अधिशोषित कर लेता है, जिससे उसमें अलग अलग क्या होता है, स्तर आपको दिखाई देता है। बाद में उस अलग अलग स्तर को उपयुक्त विलायक के द्वारा क्या कर लिया जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है, और इस तरीक़ा से हमको पदार्थ क्या हो जाता है, अलग अलग रूप में प्राप्त हो जाता है। यही प्रक्रिया आपका क्या कहलाता है, वर्ण लेखन कहलाता है। और ये वर्ण लेखन दो प्रकार के जैसे आपका दिया गया है, एक आपका अधिशोषण वर्ण लेखन और एक हमारा दिया है आपका वर्णवल लेखन। तो ये दो प्रकार का होता है, तो इस तरीक़े से इसको समझाया जाता है। तो फिलहाल ये जो क्लास है वो क्लास यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है। इतना में एक हमारा जो क्या है, ये जो लेसन है वो यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है। आने वाला जो क्लास है उसमें हम लोग जो है फिर नेक्स्ट जो लेसन है वो है डी ब्लॉक और ए ब्लॉक, वो हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं, जो कि लगभग पूरा थ्योरी है और वहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हम नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं भाई। ठीक है, ओके।